नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है। साथ ही अगर आपने मार्केट में कोई ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल भी पूछ सकते हैं। नंबर आप नोट कर लें 022-2300-1634। इसके अलावा आप 022-2300-1635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे कच्चे तेल की, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतों में जबरदस्त गिरावट आ गई है। ब्रेंट क्रूड का भाव $98 प्रति बैरल के नीचे आ गया है, मतलब 100 के नीचे आ जाया है 24 फरवरी के बाद। 24 फरवरी की तारीख आपको याद होगी, जिस दिन रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था पहली बार, और उसी दिन कच्चे तेल का भाव 100 के ऊपर गया था। लेकिन आज आप देख लीजिए, महज 2 हफ्ते में क्रूड की कीमतों में ज़बरदस्त गिरावट आ गई है और भाव एक बार फिर से 100 के नीचे, और नाइमेक्स क्रूड $95 के नीचे आ गया है। MCX पर कच्चा तेल 7200 के नीचे आ चुका है। हमारे साथ बातचीत के लिए नरेंद्र तनेजा हैं, एनर्जी मार्केट के जाने माने एक्सपर्ट। सचिन गुप्ता हैं, चॉइस ब्रोकिंग के। राजीव कपूर हैं, ट्रस्ट लाइन के। और पुखराज चोपड़ा हैं, एग्रीकल्चर मार्केट के जाने माने एक्सपर्ट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तनेजा जी, पहला सवाल आपसे मेरा यही होगा कि क्या वार का प्रीमियम निकल गया सर, या अभी और बाकी है? $10-15 और गिरावट की गुंजाइश अभी कच्चे तेल में तत्काल प्रभाव से बनी हुई है। नहीं, अभी तो जो आज कीमत इस समय जिसका आपने भी जिक्र किया, अभी तो उसमें प्रीमियम ही यूक्रेन प्रीमियम ही है, कम से कम $18 और। अच्छा है ना, कहाँ वरना क्यों डिमांड सप्लाई हर हिसाब से जो है ये अभी सारा $18 अभी कम से कम यूक्रेन का प्रीमियम है। लेकिन हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा, जो कीमत कम हुई है तो वो बड़ी कोशिश के बाद हुई है। बहुत कोशिश की गई अमेरिका की तरफ से, पश्चिम देशों की तरफ से, राजनीतिक प्रयास भी हुआ है। और दूसरा जो है, ये तेल बाजार को थोड़ा ये समझ में आ गया है कि अमेरिका ने सिर्फ सैंक्शन लगाई, बाकी कोई भी जो है वो रूस के खिलाफ तेल पे प्रतिबंध नहीं लगा रहा है। ना जर्मनी लगा रहा, ना फ्रांस, ना इटली, जो ज्यादा बड़े बाजार है जहां तक रूसी तेल का प्रश्न है। तो इसलिए कि भाई अमेरिका ने लगाया है, लेकिन और देशों को उसने बात नहीं किया है कि आप भी लगाइए। तो सिर्फ अमेरिका को छोड़ के किसी ने तेल के ऊपर पाबंदी नहीं लगाई है। और इसका मतलब यह है कि रूस का जो एक्सपोर्ट है उसमें मात्र 8% जो है उसमें गिरावट आई। बाकी एक्सपोर्ट उनके बरकरार हैं, सिर्फ यूएस नहीं जाएगा जो 8% के आसपास है। तो इसलिए मार्केट इसको लेकर के मार्केट में रिलीफ है। दूसरी तरफ अमेरिकी सरकार की पूरी कोशिश कि तेल की कीमतें ज्यादा ऊपर ना जाएं। तीसरा जो है, कुल मिलाकर के ये मानना है कि भाई जो पूरी जो है जो हालात युद्ध के चल रहे हैं, शायद इनमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं, क्योंकि पीस टॉक्स यूक्रेन रशिया में लगातार जारी हैं और जिस हिसाब से रूस ने अपने हमले बढ़ाए हैं, इसलिए कि पीस टॉक्स में वो थोड़ा फायदा उसको उठा सके। तो ये मान रहे हैं कहीं ना कहीं तेल बाजार के शायद इस कीमत थोड़ी सी स्थिरता जल्दी आ सकती है। इसी वजह से तेल नीचे आई है। अगर यूक्रेन युद्ध बढ़ता है, एस्केलेट होता है, तो वापस कीमत ऊपर चलेगी। लेकिन अभी तेल बाजार का मानना है कि शायद कहीं ना कहीं सीज फायर हो सकती है, शायद बातचीत आगे बढ़ सकती है। अमेरिका ने सैंक्शन लगाई है, और लेकिन और देश जो पश्चिम के हैं वो प्रतिबंध नहीं लगा रहे हैं। हाँ, अच्छा तनेजा जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि आपने कहा कि मार्केट को ये लगता है कि बातचीत हो सकती है, सीज फायर हो सकता है, और उसको देखते हुए मार्केट यहाँ पर गिर रहा है। जब तेजी आई थी तब मार्केट को ये लग रहा था कि युद्ध और बढ़ जाएगा, हमला तेज हो जाएगा, और उस पर मार्केट ने बहुत ज्यादा रिएक्ट किया था। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि जिस तरह से तेजी नहीं टिकी, तेजी तात्कालिक थी, क्या उसी तरह से ये गिरावट भी तात्कालिक है और ये गिरावट भी नहीं टिकेगी? कहीं ऐसा तो नहीं? बिल्कुल सही है। अभी देखिए, जो गिरावट आपको देखने को मिली है, ये इसलिए मिली है कि अभी ये अनुमान है, ये तेजी से वापस 115 जा सकती है अगर स्थिति बेकाबू हो जाए, या मान लिया कोई और यूरोपियन देश प्रतिबंधों को लेकर शामिल आ जाए, या कुल मिलाकर के जो और कोई परेशानी आ जाए। जिस तेजी से ये पारे की तरीके से ऊपर गई थी, उसी हिसाब से नीचे आई है। तो इसका जो कैरेक्टर है, बिहेवियर में कोई परिवर्तन नहीं है। अगर ये कम हो गई, कोई खुशी नहीं मनानी चाहिए, वापस 115 भी जा सकता है, 25 भी जा सकता है। अच्छा, तो इसलिए हाँ, कोई सेलिब्रेशन नहीं, ये सिर्फ जो है आज का अनुमान है कि जो पीस टॉक हो रही है उससे सीज फायर हो सकती है। अन्य देश प्रतिबंध नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर युद्ध बढ़ता है या कीव पे हमला होता है और कीव पे जो काफी लोग मारे जाते हैं, अन्य यूरोप के देशों में दबाव पड़ता है कि आप भी जो है सैंक्शंस लगाइए, स्थिति ओवरनाइट बदल जाएगी। अच्छा, तो इसलिए अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। ये आज की जो स्थिति है, ये उसका रिस्पॉन्स है। कल क्या होगा उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। ये बहुत 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 महत्वपूर्ण बात है सर। एक सवाल मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि
अगर हम वार को थोड़ा साइड रख दें और ये मान लें कि ठीक है बातचीत हो गई, सीज फायर हो गया, तो फिर एक्चुअल प्राइस क्रूड का भी क्या है? मतलब अगर वार के प्रीमियम को हटा दें सर, तो एक्चुअल प्राइस क्या होना चाहिए अभी क्रूड का? $80 से ज्यादा बिल्कुल नहीं हो सकता। मेरे अपने हिसाब से $76 के आसपास होना चाहिए। $76, क्योंकि रिकवरी हो रही है, डिमांड तेल की कई जगह से बढ़ रही है जिसमें भारत भी शामिल है। तो $76-77 पर बैरल ब्रेंट, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं हो सकता डिमांड सप्लाई फंडामेंटल के हिसाब से। और अगर जो बाकी जितना 80 आप ज्यादा से ज्यादा लगा रही है, बाकी जितना है वो यूक्रेन प्रीमियम है। ओके, तो एक बात सर मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि जब दाम बढ़े तो इस बात को लेकर चर्चा बहुत तेज हो गई कि पेट्रोल डीजल के दाम बहुत तेजी से बढ़ेंगे। हालांकि अब तक बढ़े नहीं हैं और सरकार ने इसको लेकर बैठक भी की है और ये कोशिश है कि कम से कम पास ऑन हो कंज्यूमर तक तेल की कीमतें। तो आप जरा बताइए सर, ये $40 की जो कमी आई है ये कितनी बड़ी राहत होगी सरकार के लिए भी, और ऐसे में क्या माना जाए कि तत्काल प्रभाव से कोई बोझ कंज्यूमर के ऊपर पेट्रोल डीजल के मोर्चे पर नहीं आने वाला है या कम आने वाला है? देखिए, जहां तक भारत का प्रश्न है, जो भारत की तेल की कंपनियां हैं उनका बोझ तो बढ़ चुका है पिछले 2 महीने में, और खास तौर से पिछले जो है 3 हफ्ते के अंदर, और अगर पिछले आप जो है 14 दिन देखें तो भारी बोझ पड़ चुका है। तो 25 से 27 दिन का साइकिल होता है, यानी जो पिछले 12 दिन में जो बोझ बढ़ा है वो आज से लगभग 13 दिन के बाद वो रिफ्लेक्ट करने लगेगा पेट्रोल पंप में, होना चाहिए। अच्छा, तो मुझे लगता है कि कोई विकल्प नहीं है। कच्चे पेट्रोल डीजल की कीमत, हो सकता है सरकार टैक्सेस अब कम ना करे क्योंकि कीमतें नीचे आने लगी हैं, लेकिन थोड़ा पास ऑन तो बर्डन होना ही होना है। मेरा अनुमान है 5 से 7 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल, वो सरकार पूरा प्रयास कर रही है, कंपनियां भी प्रयास करेंगी, लेकिन इतना बढ़ना लगभग तय है। ओके, बहुत शुक्रिया तनेजा जी आपका जुड़ने के लिए और डिटेल में क्रूड के मार्केट पर बातचीत करने के लिए। लेकिन अब जरा आप बताइए राजीव जी कि जो लोग ट्रेड करते हैं कच्चे तेल में, खास करके MCX पर, उनके लिए इस भाव पर क्या ट्रेड बन रहा है? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। जैसा कि तनेजा जी ने फंडामेंटल्स बताए, उसमें एक छोटा सा एडिशन करना चाहूँगा। जिस तरह के नए कोविड-19 के जो केसेस हैं चाइना में निकल के हैं और 2 जगहों पर लॉकडाउन भी हुआ है, आई थिंक उसका भी कुछ असर, एडिशनल असर क्रूड के दामों पे पड़ा है, जिसमें हम क्रूड की थोड़ी गिरावट को गहराते हुए देख रहे हैं। और अगर टेक्निकल फ्रंट पे बात करूं, चार्ट्स के हिसाब से बात करूं, तो मृत्युंजय जी मुझे लगता है अगर कोई रिकवरी अगर देखने को मिलती है टेक्निकली, अगर 7380 के आसपास कोई शॉर्ट कवरिंग आती है, मतलब यहाँ से करीबन 100 रुपए की रिकवरी आती है, तो वो एक सेलिंग का एक अच्छा ट्रेड बनेगा। उसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 7520 रुपए का, और मुझे लगता है 7200 तक दाम जो है नीचे में और फिसल सकते हैं इंट्राडे के लिए। अच्छा, तो ये राय आपकी हो गई कच्चे तेल के ऊपर। सचिन जी, आपको भी लगता है आज बेचना चाहिए क्रूड? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। जी बिल्कुल, जिस तरीके के सेंटीमेंट्स एट प्रेजेंट बनते हुए नजर आ रहे हैं और चार्ट्स पर भी बेयरिशनेस यहाँ पर कंटिन्यू होती हुई दिखाई दे रही है, हमें लगता है कि इंट्राडे प्रोस्पेक्ट से डेफिनेटली क्रूड में जो है वो शॉर्ट इनिशिएट करके ही काम करना चाहिए। सेल ऑन रैलीज की स्ट्रेटेजी यहाँ पर रिकमेंड करेंगे। ऑल्दो जो लेवल्स थे हमारे वहां से काफी डाउन ऑलरेडी क्रूड आ चुका है, तो लेवल्स यहाँ पे थोड़े से रिवाइज करेंगे। 7350 7370 के आसपास से जो है वो शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करने की सलाह रहेगी। अप साइड में 7450 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। डाउन साइड टारगेट हमें लगता है कि 7100 और 7000 तक के लेवल्स जो है वो क्रूड में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये बात क्रूड की। लेकिन क्रूड के बाद अब हम बात करते हैं गोल्ड और सिल्वर की, जहां पर यहाँ पर भी तेज़ गिरावट है, सोने में भी और चांदी में भी। तो आप जरा देखें कि जिस तरह से मार्केट बढ़ा था, 55,500 के करीब गोल्ड का मार्केट पहुंचा था और अभी 51,600 के नीचे है। मतलब करीब करीब आप मान के चलिए कि 4,000 रुपये तक गोल्ड के दाम कम हो गए हैं। चांदी में भी तेज़ गिरावट आई है, 1,200 रुपये तक के आसपास की गिरावट चांदी में आ चुकी है और 67,700 रुपये के नीचे चांदी का मार्केट ट्रेड कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड करीब करीब $150 ऊपर से नीचे आ चुका है, $1925 के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो राजीव जी बताइए कि अभी कुछ और गिरावट बाकी है गोल्ड में, मतलब 51,000 के टारगेट को ध्यान में रखा जाए और उसको ध्यान में रखकर शॉर्ट किया जाए? जी मृत्युंजय जी, मुझे लगता है कि 51,000 के लेवल्स भी गोल्ड दिखा सकता है इंटरडे के लिए। जिस तरह से यूक्रेन रशिया में जो पीस की टॉक्स चल रही हैं, अगर वो सक्सेसफुल रहती हैं तो डेफिनेटली गोल्ड में गिरावट बढ़ेगी। प्लस हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए भी अमेरिका की तरफ से जो इंटरेस्ट रेट बढ़ने हैं, उसका भी असर गोल्ड पे देखने को मिल सकता है। अगर उसमें आधे % की अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं, अभी मार्केट
पैसे को तो डिस्काउंट करके चल रहा है, बट अगर 25 पैसे से और ऊपर बढ़ता है इंटरेस्ट रेट तो गोल्ड में थोड़ी गिरावट गहरा सकती है और बाकी कमोडिटीज में भी गिरावट गहरा सकती है, क्योंकि फेड का मेन पर्पस है कि किसी ना किसी तरह से, जिस तरह से इन्फ्लेशनरी प्रेशर है ग्लोबल इकोनॉमीज में, उसको थोड़ा सा लाइटन डाउन किया जाए। और अगर टेक्निकली बात करूं तो $1950 जिसको हम समझ रहे थे कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, और वहां से बाजार ने एक छोटा सा रिकवरी भी दिया था करीबन $30-40 का, और उस स्तर को आज बाजार ने ब्रेक किया और नीचे सस्टेन कर रहा है। मुझे लगता है कि $1910 तक बाजार नीचे में फिसल सकता है। और अगर आज थोड़ी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिले 1933 या $1935 अगर इंडियन मार्केट की बात करूं तो 51,800 तक के अगर दाम मिले तो बेच के चलना चाहिए 52,000 के स्टॉप लॉस से। आपका व्यू सचिन जी गोल्ड के ऊपर? जी बिल्कुल सर, राजीव जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। जिस तरीके के सेंटीमेंट्स एकदम ऑल ऑफ सडन चेंज होते हुए नजर आए हैं, लाइक यूएस और रशिया एंड यूक्रेन का जो कंसर्न्स है वो टॉक पीस वहां पे स्टार्ट हुआ है। साथ ही साथ में इन्फ्लेशनरी कंसर्न्स जो यूएस में देखने को मिल रहे थे, उसके चलते फैट का जो नतीजे आने वाले हैं इंटरेस्ट रेट हाइक को लेकर, मेन जो है अभी फोकस वहीं पर है लोगों का, और उसके चलते हमें लगता है कि एक डाउनसाइड मोमेंटम यहाँ पर जो है वो गोल्ड में कंटिन्यू हो सकता है। सैलोन रैलीज की स्ट्रेटजी यहाँ पर रिकमेंड करेंगे। 51,700 750 के आसपास अगर प्राइस मिलते हैं तो शॉर्ट पोजीशंस इनिशिएट करने की सलाह रहेगी, और डाउन साइड में हमें लगता है कि एक बार 51,300 तक के लेवल्स जो है वो गोल्ड में यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ओके, चांदी पर आपका व्यू क्या होगा राजीव जी? सिल्वर में क्या किया जाए? मृत्युंजय जी, चांदी काफी बड़ा ब्रेक तो दिखा चुका है। 73,000 से करीबन हम इसे अब 67,500 के पास ट्रेड होते हुए देख रहे हैं। तो एक शॉर्ट कवरिंग की थोड़ी वेट करनी चाहिए। अभी काफी नीचे स्तरों पे नहीं बेचना चाहिए, बिकॉज मार्केट काफी वॉलेटाइल रहने वाले हैं। चांदी में 400-500 पॉइंट की रिकवरी कभी भी देखने को मिल सकती है। तो 68,300 के आसपास मैं एडवाइस करूंगा इसमें सेल इनिशिएट करना चाहिए और स्टॉप लॉस रखना चाहिए मृत्युंजय जी इसमें 68,700 का, और टारगेट 67,600 के रखनी चाहिए मृत्युंजय जी। फिर मैं रीट्रेड करूंगा कि जो भी ट्रेड्स रखें इंट्राडे ही रखें, क्योंकि ओवरनाइट कभी भी सिचुएशन किसी भी तरफ करवट बदल सकती है। ओके, ठीक है, तो ये राय हो गई गोल्ड और सिल्वर पे। और इस वक्त चांदी में 1,200 रुपए के आसपास की गिरावट है और गोल्ड का भाव 700 रुपए से ज्यादा की कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है। 723 रुपए नीचे है इस वक्त MCX पर गोल्ड। चलिए, ये तो बात हो गई गोल्ड की, क्रूड की, सिल्वर की। लेकिन अब हम बात करेंगे एग्री मार्केट की, और एग्री मार्केट में भी बहुत तेज आज बिकवाली हमने देखी है। और आप देखिए कि कैस्टर का प्राइस करीब 2% लुढ़का है। ग्वार में भी बहुत तेज गिरावट आई है, और ग्वार में अप्रैल का वायदा 2.5% ग्वार सीट गिरकर बंद हुआ है, और ग्वारगम में 3% से ज्यादा की गिरावट आई है। हमारे साथ पुखराज चोपड़ा हैं, एग्रीकल्चर मार्केट के जाने माने एक्सपर्ट हैं, बीकानेर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पुखराज जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या हो गया सर अचानक में? अभी तो बात हो रही थी कि अमेरिका में डिमांड बढ़ जाएगी गम की, कि डिमांड बढ़ने की बजाय गम ने तो गम दे दिया सर। जी, आज सुबह अखबारों में और अन्य जगह से जो ये खबरें आई, एक तो रशिया यूक्रेन वाला युद्ध थम नहीं रहा है, दूसरा अमेरिका चीन को चेतावनी दे रहा है, तीसरा नाटो है, उसके सैनिक युद्धाभ्यास कर रहे हैं रशिया के आसपास में। तो निश्चित ही मृत्युंजय जी, जो निर्यात होने वाली वस्तु हैं जैसे कैस्टर है या ग्वारगम है, दोनों के जो बायर हैं या निर्यातक है, उन्होंने पांव पीछे खींचे हैं, और ये पांव पीछे खींचने का कारण ही है कि बाजार घटा है। अच्छा। और जहां तक मृत्युंजय जी, जहां तक अमेरिका की डिमांड की बात थी गम में, पर्टिकुलर गम में डिमांड की बात थी, तो 9,996 रुपए जो क्रूड बिका था वो वापस 7200 रुपए के आसपास आ गया है। तो इतनी बड़ी गिरावट आ गई है कि ये भी लोगों के समझ में नहीं आ रहा है कि अब आगे फ्यूचर इसका क्या होगा, गम की डिमांड कैसी रहेगी। तो मृत्युंजय जी, युद्ध के समय में और ये जो इतना जो तनाव बना हुआ है, हर दिन नई खबर आती है, हर दिन नई बात आती है, तो उसी की वजह से ये जो आज बाजार है पूरा NCDX एकदम रेड जोन में था, किसी भी चीज में हरियाली नहीं थी। और सारा का सारा बाजार है आज मृत्युंजय जी। नहीं, लेकिन एक बात जो पुखराज जी ये हो रही थी कि चूंकि रूस से क्रूड की सप्लाई घटने की जब आशंका बढ़ी और अमेरिका ने जब रूस से इंपोर्ट बंद करने का ऐलान किया, तो ये बात तेज हो गई कि अमेरिका उत्पादन बढ़ाएगा। और चूंकि अमेरिका के पास कैपेसिटी भी है क्रूड का प्रोडक्शन बढ़ाने की, तो ये उम्मीद थी कि अगर वहां पर उत्पादन बढ़ेगा तो गम की डिमांड बढ़ जाएगी। ये जो तर्क था उसका क्या हुआ सर?
बिल्कुल बिल्कुल जी सर, आज ही सुबह ये खबर मिली और कल शाम को भी ये खबर मिली कि रशिया है वो भारत को क्रूड देगा और वो भी सस्ते दामों पर। तो भारत और रशिया के बीच में जैसे बात चल रही है, वैसे और भी कई देशों की रशिया के साथ बात चल रही है, वो सस्ते दामों पे तेल देने को तैयार है। अच्छा, तो ये भी एक कारण है कि जो क्रूड का घटना, गमगुआर का घटना और अमेरिका के कुओं की उम्मीद में जो हम लोग बैठे थे, उस उम्मीद के अंदर निराशा आना। अच्छा। जो ये खबरें आ रही है कि रशिया सस्ते में तेल देगा और रशिया सप्लाई करेगा, तो ये एक नया मैटर इसके अंदर जुड़ गया है जी मृत्युंजय जी। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि नया मैटर जुड़ गया है। यहाँ तो सर बात हो रही थी कि ग्वार ने जो तेजी पिछले 2-3 दिनों में दिखाई और बड़ा मोमेंटम मार्केट पकड़ा था, तो लोग ये कह रहे थे कि अब सोना नहीं, चांदी नहीं, ग्वार चाहिए। लेकिन अब तो आप नई कहानी बता रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि अब अभी चूंकि डिमांड कम हो गई है। तो अब आप जरा बताइए पुखराज जी कि ओवरऑल जो आपने बात बताई फंडामेंटल को लेकर, इसके आधार पर आप आगे प्राइस क्या देख रहे हैं ग्वार सीड का, ग्वार गम का? देखिए मृत्युंजय जी, जिस चीज की फसल कम होती है, हाँ, उसके अंदर कैस्टर भी शामिल है, उसके अंदर ग्वार भी शामिल है, उसके अंदर मसाला मार्केट भी शामिल है। तो जिन चीज की फसलें कम है, उनमें देर सवेर तेजी तो निश्चित रूप से बनती है। अब ये पता नहीं लगता कि कब बनती है। अगरचे अमेरिका से डिमांड आ जाती तो गम को अभी पंख लग गए होते। ये जो आप 3% अभी जो मंदा आज बंद हुआ है, ये 4% या 6% के आसपास तेज बंद होता, क्योंकि वातावरण और स्थितियां एकदम परिवर्तन हो गई। ठीक बात है। जैसे ही रशिया ने कहा कि हम क्रूड देंगे, तो जिन चीजों की फसल कम है उनका भविष्य निश्चित तौर पर आगे जाके बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा। और मृत्युंजय जी, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, कमोडिटी की सबसे बढ़िया बात यह है कि एग्रो कमोडिटी कभी दूसरों की तरह माइनस नहीं होती है, उसका मूल्य शून्य नहीं होता, उसका मूल्य कुछ न कुछ बना रहता है। ओके। तो हम ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि शेयर मार्केट से और एमसीएक्स के बुलियन एनर्जी वाले मार्केट से भी लोगों का निवेश होगा, पर वो निवेश अभी तक आया नहीं है। और जिस तरह की मार पड़ रही है बुलियन एनर्जी और मेटल मार्केट के अंदर, और जो तेजी मंदी जिस तरह की आ रही है, उसने बहुत से लोगों को खोखला कर दिया है। कमोडिटी मार्केट के बहुत से लोग जो इसमें कम वॉल्यूम देख रहे थे, कम तेजी मंदी देख रहे थे, वो भी इसके अंदर बहुत चोटिल हुए हैं। और उसमें खास तौर से निकल में सबसे ज्यादा चोटिल हुए मृत्युंजय जी। अच्छा। और उसके बावजूद भी एग्री कमोडिटी के अंदर वॉल्यूम नहीं आ रहा है। ये आश्चर्य की बात है कि लोग इतने दूर क्यों हो गए एग्री कमोडिटी से। मृत्युंजय जी, अच्छा, तो ये आपने बहुत विस्तार से बताया सर। अब होली का त्योहार आ रहा है इसी हफ्ते, और ग्वार की जो चाल हमने देखी है पिछले दिनों में, और आप तो सर टाइटल बड़ा अच्छा देते हैं अलग अलग मार्केट में, अलग अलग मार्केट के लोगों को और कमोडिटी को। तो ग्वार को अगर सर आपको एक टाइटल देना हो ग्वार की चाल को देखते हुए, तो आप क्या देंगे इस होली पर? अनपढ़। ग्वार है, ग्वार का नाम ही अनपढ़ है। अनपढ़ है, हाँ सही, मतलब समझ में नहीं आता करना क्या है। सर वैसे हमने आपके चैनल को नाम दिया है कमोडिटी का हीरो। अरे सर बहुत बहुत शुक्रिया, ये आप लोगों की मोहब्बत है, प्यार है कि आप लोग इतना प्यार करते हैं, तभी हमारे दर्शक लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ। और बड़ा अच्छा आपने टाइटल दिया, ग्वार को लेके भी, चाल भी कुछ उसी तरह की है। बहुत शुक्रिया पुखराज जी आपका जुड़ने के लिए, डिटेल में ग्वार के ऊपर बात करने के लिए। अच्छा, अब जरा राजीव जी ये बताएं आप कि मेटल मार्केट में क्या आज के लिए कोई ट्रेड लिया जाए या थोड़ा दूर रहा जाए भी? मृत्युंजय जी, बहुत ही ट्रिकी लेवल पे है बाजार पूरे बेस मेटल्स का। अगर मैं बात कॉपर की करूं तो कॉपर में हम गिरावट आते हुए करीबन देख रहे हैं 100 रुपए की उच्चतम स्तरों से। तो कोई भी शॉर्ट कवरिंग आएगी तो वो कम से कम 15-20 रुपए की तो डेफिनेटली आएगी, पर वो बहुत छोटी सी शॉर्ट कवरिंग होगी। दूसरी तरफ जिंक है, जिंक एक महत्वपूर्ण स्तर के आसपास ट्रेड कर रहा है, 310 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ठीक है राजीव जी, बट एक ट्रेड लिया जा सकता है 314 रुपए के आसपास बिकवाली का। 316 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है और 310 का ही टारगेट रखना। चलिए, बहुत शुक्रिया राजीव जी आपका, सचिन जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहां पर कमाई के मौके बन सकते हैं।